वरहमतुल्लाह। हम लोग शुरू करेंगे। चैप्टर मैनेजमेंट का है ऑर्गेनाइजेशन, और ये फंक्शन ऑफ मैनेजर में भी आता है। सही, तो POLCS में से जो O फैक्टर है वो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर है, वो देख रहे हैं। और इसके लिए आप आ जाते हैं पेज नंबर 43 पे। ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन गो थ्रू करते हैं दोबारा से। फर्स्ट चैप्टर में ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर थोड़ी बहुत बात हुई थी, तो तमाम फंक्शंस वहाँ से भी देखे थे हमने। अब इसकी डिटेल में हम पूरा चैप्टर पढ़ने लगे हैं जो ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर बेस कर रहा है। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं पेज नंबर 43। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच द रिलेशनशिप इज डिटरमाइंड बिटवीन द एक्शन एंड अथॉरिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू क्या होता है, ऑर्गेनाइज करते हैं तमाम एक्टिविटीज़ को, कौन किसको जवाब देगा, किस तरीके से हम अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, कैसे डिपार्टमेंट्स बनाने चाहिए, कौन किस चीज़ की हद तक जिम्मेदार है, अच्छा किसका क्या फंक्शन है परफॉर्म करने के लिए। कुछ लोग जो हैं वो IT फील्ड में काम कर रहे हैं, कुछ लोग प्रोडक्शन फील्ड में काम कर रहे हैं, कुछ लोग सर्विसेज में काम कर रहे हैं, कुछ लोग बैंक्स में काम कर रहे हैं। ये तमाम की तमाम जो फंक्शंस परफॉर्म करने हैं तमाम के तमाम ऑर्गेनाइजिंग में आते हैं। ऑर्गेनाइज किस तरीके से करना है अपने स्टाफ को, कैसे काम करवाना है, कौन किसको हेड करेगा डिपार्टमेंट में, कौन किसको लीड कर रहा है, डिपार्टमेंट आपस में कैसे कनेक्टेड है, क्या डिपार्टमेंट साथ मिलकर काम कर रहे हैं या अलग अलग काम कर रहे हैं। सही, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हम देखेंगे ऑर्गेनाइजिंग में। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ कैसे मैनेज करें, कहलाता है ऑर्गेनाइजिंग। रॉबर्ट फुलमर की डेफिनेशन ऑर्गेनाइजेशन की पेज नंबर 43 पे। एन ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, a legal entity corporation is a person or group of people intentionally organized to accomplish an overall common goal or set of goals. Business organization can range in size from 1% to tens of thousands. Organization का मतलब बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं, thousands 10,000 भी इनकी तादाद हो सकती है, और वो कम लोग भी हो सकते हैं। जैसे कि आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन 3 तरीके की होती हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। और मजीद ये कि वहाँ पे वर्कर्स भी काम करते हैं, उनका स्टेक नहीं होता बिजनेस में, तो वाइस वर्कर भी काम कर रहे होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के तमाम ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ जो कैरी आउट की जा सकती हैं वो ओनर्स के थ्रू की जा सकती हैं और वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ के थ्रू की जा सकती हैं। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन बेहतरीन वही होगी जो इतनी ऑर्गेनाइज वे में काम कर रही हो जहाँ पे तमाम के तमाम जो गोल्स हैं वो अचीव हो रहे हों। इसका मतलब क्या कि ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला आप कह लें ऑब्जेक्टिव ये होता है कि तमाम अकम्प्लिश गोल हो जाएं। जो गोल्स बनाए गए हैं, जो टारगेट्स बनाए गए हैं वो अचीव होने चाहिए, जब भी ऑर्गेनाइजेशन बेहतर तरीके से चलेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन हम कह सकते हैं कि अगर एक डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम करता है और एक डिपार्टमेंट उतना अच्छा काम नहीं कर पाता, तो इसकी वजह से ओवरऑल जो मैक्रो लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है वो सही नहीं रहती। वो क्यों? क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट्स आपस में इंटीग्रेटेड नहीं है और एक की वजह से दूसरा डिपार्टमेंट जो है वो अंडरमाइन हो जाता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल इतनी बेहतर आपने रखनी है, सबकी इंटीग्रेशन अच्छी हो, टीम वर्क अच्छा हो, एक डिपार्टमेंट का भी, दूसरे डिपार्टमेंट का भी और आपस में दोनों डिपार्टमेंट का भी, ताकि इन दी एंड कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ग्रुप्स जो गोल होते हैं वो अचीव हो जाएं और कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ सके। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है अपनी एक्टिविटीज़ को बेहतर तरीके से मैनेज करना कि कॉमन गोल्स अचीव हो जाएं, पहली बात। दूसरी बात, डिपार्टमेंट्स के आपस में ताल्लुक सही रहे। तीसरी बात, एक्सपर्टीज़ के हिसाब से लोग हायर करें, सेमी स्किल्ड कहाँ रखने हैं, स्किल्ड कहाँ रखने हैं, अनस्किल्ड लोग कहाँ रखने हैं, कौन से काम किसको अंजाम देने, ये तमाम की तमाम बातें आती हैं ऑर्गेनाइजिंग में। ऑर्गेनाइजिंग में आप कह सकते हैं पेज नंबर 44 पे 4 अलग अलग हेडिंग्स हैं। पहली हेडिंग ये है डिवीजन ऑफ लेबर। सबसे पहली बात ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहले डिवीजन ऑफ लेबर, हर शख्स वो काम करेगा जो कि उसको बताया जाएगा और अपना पार्ट प्ले करेगा एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के अंदर। इसका मतलब ये है कि एक शख्स मुकम्मल 1% से लेकर 100% तक काम नहीं करेगा, बल्कि उनको पीसेस में डिवाइड करेंगे और एक्सपर्ट्स बनाएंगे। फ़र्ज़ करें कि प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन अगर 100% तक जाने के लिए 10% के अगर 10 डिफरेंट स्टेप्स हैं, तो वो 10 डिफरेंट स्टेप्स हो सकता है एक शख्स के बजाय 4 अफराद कर रहे हो या 6 अफराद कर रहे हो। तो ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं। दूसरी बात, डिपार्टमेंटेशन। आजकल के दौर में हर शख्स जो अपनी फील्ड से ताल्लुक़ रखता है वो अपनी ही फील्ड का काम करता है। फाइनेंस फील्ड वाले सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस और कॉस्टिंग जो अपनी फील्ड रहेगी
जो पढ़ाई करके आए होंगे, जो तजर्बा उनका होगा, उसी के अंदर रहते हुए वो फिर बिजनेस में काम कर रहे होंगे। उनको आप कहीं और फिट इन करेंगे तो मुश्किल हो जाता है कंपनी को देखना, और उस शख्स को भी देखना मुश्किल हो जाता है कि वो अपने कैरियर में कहाँ खड़ा है, क्योंकि वो अपने जो बैकग्राउंड है उससे हट के अगर काम कर रहा है तो ये थोड़ा सा इशू आ जाता है, उसका भी इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा और उसका एक्सपीरियंस उस तरीके से रेलिवेंट डेवलप नहीं हो पाएगा। थर्ड, स्केलर एंड फंक्शनल प्रोसेस। स्केलर एंड फंक्शनल प्रोसेस का मतलब ये है कि ऑर्गेनोग्राम की जो बात की थी पहले भी क्लासेस में, कि ऑर्गेनाइजेशन में जो चार्ट चल रहा है, कितने लोग कहाँ कहाँ किस किस लेवल पे काम कर रहे हैं और आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, ये कहलाता है ऑर्गेनोग्राम। और ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट भी कहते हैं इसको, स्पैन ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं। कौन किसको जवाबदेह है, किसकी टीम में कितने कितने लोग काम कर रहे हैं, इसको बनाना और इसको एग्जीक्यूट करवाना। एक तो ये होता है कि सिर्फ पेपर वर्क में बता दिया गया कि एक टीम में 5 लोग हैं, एक टीम में 4 लोग हैं, ये दोनों टीम एक ही लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे काम कर रही हैं, इसके ऊपर एक टीम और है उसमें 3 लोग काम कर रहे हैं, 2 लोग काम कर रहे हैं, फिर ऊपर से मैनेजर्स हैं, फिर सीनियर मैनेजर्स हैं, फिर डायरेक्टर लेवल है। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है ये ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट कहलाता है, और ये स्केलर एंड फंक्शनल चेन भी कह सकते हैं इसको। 4th नंबर, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब ये है कि हर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कितने कितने लोग काम करेंगे, हर शख्स के अंडर में कितने कितने लोग काम कर रहे होंगे, ये कहलाता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या स्पैन ऑफ कंट्रोल। दोबारा से बात बता देता हूँ आपको, दोबारा से एक दफ़ा देख लेते हैं। 4 ऑर्गेनाइजेशनल बेसिक एलिमेंट्स कह सकते हैं। नंबर 1, डिवीजन ऑफ लेबर। हर शख्स काम वो करेगा जो कि उसको बताया जाएगा, और वर्क को डिवाइड किया जाएगा डिफरेंट पीसेस में, और वो पीसेस परफॉर्म किए जाएंगे बेहतर से बेहतर। हर शख्स जो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है या अपने उस पोर्शन ऑफ वर्क का एक्सपर्ट है, वो सिर्फ अपना पोर्शन बेहतर करेगा, अगला पोर्शन कोई और बेहतर करेगा, उसके अगला पोर्शन कोई और बेहतर करेगा, तो कम टाइम में कम वक्त में एक्सपर्टीज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सकता है। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर कहलाता है, डिवीजन ऑफ वर्क कहलाता है। सेकंड बेसिक एलिमेंट बताया गया था कि डिपार्टमेंटेशन कैसे करनी है, कितने डिपार्टमेंट्स काम कर रहे होंगे, क्या वो फील्ड के हिसाब से डिपार्टमेंट्स बना सकते हैं या शिफ्ट के हिसाब से डिपार्टमेंट्स बना सकते हैं, फंक्शंस के हिसाब से डिपार्टमेंट्स बन सकते हैं या लोकेशन के हिसाब से, इसकी डिटेल हम बाद में देखेंगे। डिपार्टमेंट बनाने से ये होता है कि हर कोई अपनी फील्ड के हिसाब से काम कर रहा होता है। थर्ड, इसके बाद स्केलर चेन या फंक्शनल प्रोसेस के कौन किससे कैसे कनेक्टेड है, कौन किसको जवाब दे। और 4th वन है स्पैन ऑफ कंट्रोल या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। एक शख्स के अंडर में कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने लोग किसको जवाब दे होंगे, या एक टीम में कितने कितने लोग होंगे। अच्छा, अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में देखते हैं। पेज नंबर 44 पे डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में बताया जा रहा है, और 14 पॉइंट्स ऑफ हेनरी फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो टॉपिक था, वहाँ पे भी डिवीजन ऑफ वर्क या डिवीजन ऑफ लेबर का तस्करा था कि किस तरीके से आप अपनी मैनेजमेंट को बेहतर बना सकते हैं डिवीजन ऑफ लेबर करते हुए। अब ये कह रहे हैं कि पुराने वक्तों में कंपनीज होती थी, फॉर एग्जांपल बेवरेज कंपनी है, तो वहाँ पे शुरू से लेकर आखिर तक पैकिंग तक एक स्टाफ, 2 स्टाफ, 10 स्टाफ मिलके काम कर रहे होते थे। आजकल के दौर में डिवीजन ऑफ लेबर या डिवीजन ऑफ लेबर के अलावा डिवीजन ऑफ वर्क जिसको आप कहते हैं, इतना ज़्यादा हो चुका है कि आप छोटे छोटे पीसेस में एक प्रोजेक्ट को तोड़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, बुक में आपकी एग्जांपल दी गई है एक बेवरेज कंपनी की। बेवरेज कंपनी में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होता है, सर्विस डिपार्टमेंट अलग होता है। इसके अलावा बॉटलिंग कैसे करनी है, प्लांट पे कौन शख्स मौजूद होगा, तो हर वो शख्स जो कि अपने काम का एक्सपर्ट है उसको उसी काम पे लगाया जाएगा। इसका मतलब पैकेजिंग तक पहुँचने तक स्टाफ कुछ का कुछ हो चुका होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम ख़त्म, पैकेजिंग डिपार्टमेंट का काम शुरू, डिस्ट्रीब्यूशन का काम कोई और कर रहा होगा, जो इनके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रक्स हैं वो लेके जा रहे होते हैं कहाँ पे किस किस जगह पे प्लेसमेंट करनी है प्रोडक्ट्स की, वो अलग स्टाफ होगा, वो रोज़ वही काम करेगा, वो प्रोडक्शन में कोई काम नहीं कर रहा होगा। तो इतना ज़्यादा डिवीजन ऑफ लेबर या एक्सपर्टीज़ जिसको कह लें कि एक्सपर्टीज़ के हिसाब से काम करवाना, इसकी वजह से क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करते करते लोग अपने पार्ट ऑफ वर्क के लिए ट्रेन हो जाते हैं। पुराने वक्तों में 100% ऑफ वर्क एक ही शख्स या 2 अशखास या 3 लोग 4 लोग मिलकर काम कर रहे होते थे। आज के दौर में पीसेस ऑफ वर्क करके ज़्यादा बेहतर तरीके से एफिशिएंसी से काम हो सकता है।
फॉर एग्जाम्पल 100% ऑफ वर्क में से अगर इसके 4 ब्रेकडाउन बनाए हैं तो 20% ऑफ वर्क कोई कर रहा है, 30% ऑफ वर्क कोई कर रहा है, 30% कोई कर रहा है और 20 कोई कर रहा है। ओवरऑल 4 अलग अलग लोग 100% ऑफ वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। शुरू का जो 20% का जो काम कर रहा है वो सिर्फ अपने 20% का काम करता रहेगा, अगली जॉब पे भी वो उसी 20% का काम करेगा। तो अपनी फील्ड में या अपने रोज के काम के अंदर वो किसी तरीके से एक्सपर्ट बन जाता है। ऐसे ही जो नेक्स्ट स्टेप जो परफॉर्म कर रहा है वो वही स्टेप परफॉर्म करेगा इस जॉब पे भी, नेक्स्ट जॉब या नेक्स्ट ऑर्डर पे भी, उसके नेक्स्ट ऑर्डर पे भी। तो वो अपने 30% के हिसाब से प्रोफेशनल बन जाता है, अपनी 30% के हिसाब से उसका एक्सपीरियंस बन जाता है और वो उसको बेहतर तरीके से अगली जॉब पे करेगा और उसकी अगली जॉब पे करेगा। तो इस तरीके से ये होता है, एक्सपर्टीज आपकी एक सेम वे में डेवलप होती जाती है और अपनी फील्ड के आप मास्टर हो जाते हैं। लेकिन वो फील्ड कंप्लीट फील्ड नहीं होती है, उस फील्ड में आप कह सकते हैं कि वो टोटल वर्क का कुछ पोर्शन होता है जिसमें आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज ले लेते हैं। तो ये कहलाता है डिवीजन ऑफ लेबर, कि हम उस शख्स को काम करवाएंगे जो अपनी फील्ड का या उस पोर्शन ऑफ वर्क का एक्सपर्ट है। इसके अलावा हम दूसरा काम किसी और से करवाएंगे जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होगा। तो ये कहलाता है डिवीजन ऑफ लेबर। इसकी डिटेल्स के बारे में चलते हैं। पेज नंबर 44 पे ही लास्ट पैरा डिवीजन ऑफ लेबर का लिखा हुआ है, स्पेशलाइजेशन इज बेस्ड ऑन व्हाट इज रेफर्ड टू एज कंपैरेटिव एडवांटेज। फॉर एग्जांपल, इंडिविजुअल्स कंसंट्रेट ऑन व्हाट they do best and as a result and all will benefit। तो स्पेशलाइजेशन भी कहलाती है कि हर शख्स अपनी फील्ड का स्पेशलिस्ट हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है। तो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट मिलती है, हमेशा फाइनल आउटपुट बेहतर से बेहतर होता है, क्योंकि उस पर बहुत सारे डिपार्टमेंट ने अपनी अपनी बेहतरीन फिनिशिंग के साथ काम किया होता है। और एट द एंड ऑफ दैट प्रोजेक्ट या एट द एंड ऑफ द प्रोडक्शन आपको जो प्रोडक्ट मिलती है उसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी होती है एफिशिएंसी के साथ। पुराने वक्तों के हिसाब से बात करें, एक शख्स 1% से लेकर 100% तक एक जॉब परफॉर्म कर रहा है तो उसको टाइम ज़्यादा चाहिए। 1% से 100% तक वो काम करेगा, उसकी एफिशिएंसी कम होती जाएगी, वो थकेगा भी, तमाम जो भी ज़रूरियात होती हैं उसको भी मुकम्मल कर रहा होगा, खाने पीने का मसला होता है। तो 1% से लेकर 100% तक पहुँचते पहुँचते उसको बहुत वक्त लग जाता है। आज के दौर में साइमल्टेनियसली अगर वो 1% से 100% ऑफ वर्क फर्ज करते हैं कि उस दौर में 1 आवर में होता था, तो आज के दौर में 1% से वो 100% ऑफ वर्क जो भी कर रहा है उसको अगर 1 आवर के बजाय, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बेहतर हो गई तो हो सकता है काम थोड़ा कम में हो जाए, 40 मिनट्स में वो काम हो रहा है। लेकिन 40 मिनट्स में भी अगर आपने 5 अलग अलग स्टाफ उस 100% तक लगा दिए, इसका मतलब 8 मिनट्स का अगर आप पोर्शन ऑफ वर्क बना दें तो 40 मिनट्स में 8 मिनट्स के अगर आप 5 ब्रेक डाउन बनाते हैं तो 5 वर्कर्स अगर काम करेंगे और एक साथ काम करेंगे 8 मिनट्स के अंदर, पहला वर्कर भी शुरू है, दूसरा वर्कर भी काम करना शुरू, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, तो 8 मिनट के अंदर ये तमाम वर्कर्स अपना अपना काम परफॉर्म कर देंगे और आपका 1% से लेकर 100% तक का तमाम काम वो सिर्फ 8 मिनट में इख्तिताम पजीर रहेगा। वो कैसे कि जब फर्स्ट मेंबर 20% के लिए काम कर रहा है 8 मिनट्स में, ऐसे ही सेकंड उसी 8 मिनट के अंदर दूसरा वर्कर अपना पोर्शन ऑफ वर्क परफॉर्म कर रहा है, उसी 8 मिनट के दौरान तीसरा वर्कर भी उसी तरीके से काम कर रहा है। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट के अंदर आप 40 मिनट का काम मुकम्मल शुरू से आखिर तक कर सकते हैं विद स्पेशलाइजेशन, कि हर शख्स अपनी फील्ड का या अपनी जॉब का या अपने पोर्शन ऑफ वर्क का एक्सपर्ट है। तो जो 1 आवर का काम था वो आज के दौर में 8 मिनट्स तक बेहतरीन ज़बरदस्त क्वालिटी के साथ मुकम्मल हो रहा है, जो कि पहले नहीं होता था ऐसा। तो स्पेशलाइजेशन का ये फ़ायदा है। पेज नंबर 47 पे डिवीजन ऑफ लेबर के ऊपर इन डेप्थ डिटेल है। इसमें एडवांटेजेस के बारे में बताया है, डिसएडवांटेजेस के बारे में बताया है कि स्पेशलाइजेशन से क्या फ़ायदा है या डिवीजन ऑफ लेबर से क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। तो सबसे पहले बताया जा रहा है एडवांटेजेस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर में। सबसे पहले हायर प्रोडक्टिविटी, जैसे कि अभी एग्जांपल में मैंने बताया 1 आवर का रेड्यूस्ड वर्क 40 मिनट्स हो गया एज पर टेक्नोलॉजी, और 40 मिनट्स में से आपने फर्दर ब्रेक डाउन किया 8 मिनट्स के हिसाब से 5 डिफरेंट अलॉटमेंट कर दी, पोर्शन ऑफ वर्क कर दिया 5 डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को। अब वो 5 डिफरेंट एम्प्लॉयज़ जब काम कर रहे हैं तो हायर प्रोडक्टिविटी के साथ काम करेंगे, 8 मिनट में कम थकान होगी, 8 मिनट के अंदर वो क्योंकि अपनी फील्ड या अपनी जॉब के स्पेशलिस्ट हैं तो वो 8 मिनट के अंदर बेहतरीन काम करके देंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बेहतर से बेहतर होती है। अब अज्यूम करते हैं 1% से लेकर 100% तक अगर काम हमने सिर्फ एक शख्स को सौंप दिया तो उसको टाइम भी ज़्यादा लगेगा, 8 मिनट्स नहीं लगेंगे, 40 मिनट्स लगेंगे उसको पूरे मुकम्मल करने को। दूसरी बात,
वो एक काम जब शुरू से लेके आखिर तक करेगा उसमें कहीं ना कहीं नुक्स का इम्कान हो सकता है, कहीं ना कहीं हो सकता है वो गफलत करे, गलती करे। मजीद बात ये, उसके अंदर वो फिनिशिंग नहीं आ पाएगी जो 1% से लेकर 100% तक एक ही शख्स काम कर रहा है, और जो अलग अलग पोर्शन में काम कर रहे हैं लोग वो ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। सेकंड है लोअर कॉस्ट, कॉस्ट आपकी बच जाती है क्योंकि आप हर काम एक्सपर्ट से करवाते हैं, स्पेशलिस्ट से करवाते हैं, तो कॉस्ट इस तरीके से बचेगी कि वो अपना काम बेहतर तरीके से करेंगे, एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, आपको कोई लॉसेस नहीं होंगे, बहुत कम लॉसेस होंगे कह सकते हैं आप, और डिफ़िकल्टीज़ भी कम होंगी क्योंकि हर शख्स अपने हिसाब से अपना पोर्शन ऑफ वर्क बेहतरीन परफॉर्म करके देगा। इसको आप ऐसे एग्जांपल बना सकते हैं कि अगर मैं किसी को एक काम सौंपता हूँ और वो उसमें एक्सपर्ट नहीं है, स्पेशलाइज नहीं है, तो वो टाइम भी ज़्यादा लेगा, वो कॉस्ट भी ज़्यादा लेगा। टाइम इसलिए ज़्यादा लेगा क्योंकि उसके पास उतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है जल्द काम करने की, एफिशिएंसी उसकी कम है। कॉस्ट कैसे ज़्यादा लेगा कि आप उसको सैलरी पे तो करेंगे लेकिन वो इस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहा। दूसरी बात, हो सकता है कि वो यूजेज ज़्यादा कर रहा हो मटेरियल का, हो सकता है वो इलेक्ट्रिसिटी का यूजेज ज़्यादा कर रहे हैं, तो इस वजह से कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाती है अगर आप स्पेशलाइज वर्क नहीं करवाते, और अगर आप स्पेशलिस्ट से वर्क करवाएंगे तो उसमें कॉस्ट कम लगेगी। थर्ड, सिंप्लीफाइड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग करवाना आसान है, आपने पूरा प्रोसीजर एक दफ़ा इंट्रो दे दिया कि 1% से 100% तक काम कैसे हो रहा है, ताकि जो भी एम्प्लॉई है उसको ये पता हो कि वो जो काम कर रहा है वो 1% से 100% तक उसकी क्या नॉलेज है, लेकिन उसने जो पोर्शन ऑफ वर्क पे काम करना है उसकी सिर्फ उस हद तक ग्रिप होगी, उसके अलावा जो दूसरा स्टाफ है वो काम कर रहा होगा। नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए लेकिन ट्रेनिंग उसको सिर्फ अपने पोर्शन ऑफ वर्क की हद तक मिलेगी। 4, इन्वेंशंस। इन्वेंशंस किस तरीके से कि आप जब एक टास्क को परफॉर्म करते हैं और एक जॉब के अंदर आप स्पेशलिस्ट होते ही जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जाके आपके एक्सपीरियंसेस इतने ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, कहीं कहीं पे आप रिस्क ले लेते हैं, कहीं कहीं पे ऐसा सोचते हैं कि कोई शॉर्टकट मेथड अगर अप्लाई हो सके, या आप कैसे अपने काम को बेहतर बना सकते हैं, या भी टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या चीज़ बेहतर चल रही है, आप टेक्नोलॉजी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ये तमाम की तमाम बातें आप कर सकते हैं जब आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो इन्वेंशन की तरफ जा सकते हैं, नए से नए आप टेक्निक्स लगा सकते हैं जिससे आपका वर्क और ज़्यादा बेहतर हो जाए या कम वक्त में अच्छा काम हो सके। फाइव है ग्रेटर कोऑपरेशन। अभी बात की गई थी कि सिर्फ अपने पोर्शन ऑफ वर्क तक के लिए एक वर्कर जिम्मेदार होता है, लेकिन उसको मालूम जरूर होता है कि दूसरा वर्कर किस तरीके से उसको कोऑपरेट कर रहा है, तीसरा वर्कर किस तरीके से कोऑपरेट कर रहा है। एट द एंड ऑफ द डे टीम गोल अचीव होता है या नहीं होता। तो ग्रेटर कोऑपरेशन का मतलब ये है कि जब वर्कर 1 अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं तो उनको ये बात पता होनी चाहिए कि वर्कर 2 भी साथ साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनकी भी कदर और कीमत का एहसास होता है। जब वो अच्छा इनपुट देंगे तो आपका भी इनपुट अगर मिलता है तो एट द एंड ऑफ द डे आपके जो टीम गोल्स हैं वो अचीव होते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कोऑपरेशन बेहतर से बेहतर होता जाता है जब आपके पास दूसरे स्पेशलिस्ट भी काम कर रहे हैं। अगर एक बंदा स्पेशलिस्ट सिर्फ अपने पोर्शन का था लेकिन वो 100% ऑफ वर्क खुद कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 100% तक का जो काम कर रहा है उसमें वो 20% तक तो स्पेशलिस्ट था, 80% जो उसने काम किया उसका वो स्पेशलिस्ट नहीं था। तो यहाँ पे हो सकता है कि एफिशिएंसी में फ़र्क आ जाए। तो बताया जा रहा है कि जब हर कोई अपने अपने पोर्शन का काम अच्छा कर लेगा तो एट दी एंड सबको बेहतरीन आउटपुट मिल रहा होगा, और हर कोई एक ऐसी प्रोडक्ट ले रहा होगा या जो कंज्यूमर है उसको ऐसी परफॉर्मेंस मिल रही होगी जो कि अपनी तरफ से एक्सपर्ट्स ने बेहतर से बेहतर करके प्रेजेंट किए या प्रोड्यूस किए। इसके बाद नेक्स्ट बेटर गुडविल। एग्जाम्पल लेते हैं फास्ट फूड जो रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे गुडविल कब बेहतर होती है जब तमाम का तमाम स्टाफ अच्छे तरीके से इंटीग्रेट कर रहा हो, आपस में पोर्शन ऑफ वर्क सही परफॉर्म कर रहा हो। किचन स्टाफ का काम जो होता है वो किचन को कैसे चलाना है और टेस्ट क्या होना चाहिए, क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, किचन स्टाफ देख रहा है, प्लानिंग वगैरह जो भी। इसके बाद जो सर्व करने जाते हैं वेटर्स वगैरह या जो फ्लोर इंचार्ज होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं जो उस टाइम होटल को मैनेज कर रहे होते हैं, उनका रिस्पांस क्या है, फिर वेटर्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं अपनी ड्यूटीज़, फिर सिक्योरिटी गार्ड अपनी सिक्योरिटी की ड्यूटी कैसे निपटा रहे हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें आ रही होती हैं कि किस तरीके से आप अपनी गुडविल बेहतर करते हैं, क्योंकि हर शख्स अपने हिस्से का बेहतरीन रोल अदा कर रहा है। जैसे किचन डिपार्टमेंट जो काम कर रहे हैं वो बेहतरीन शेफ्स होंगे उस होटल के या उस रेस्टोरेंट के, ऐसे ही जो वेटर्स होंगे उनको अपनी ड्यूटीज़ का पता। तो बेटर गुडविल जब ही होगी जब कंज्यूमर या जो भी होटलिंग के लिए लोग आते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेके जाएं और उनको टेस्ट में भी मज़ा आए और साथ साथ एनवायरनमेंट में भी मज़ा आना चाहिए। लोगों का रिस्पांस कैसा रहा, मतलब कंपनी या फास्ट फूड चेन किस तरीके से आपको रिस्पॉन्ड करती रही,
बिलिंग किस तरीके से की गई, ये तमाम चीज़ें एट दी एंड सब चीज़ें कंज्यूमर मॉनिटर कर रहा होता है, किस तरीके से उससे बर्ताव किया गया, बिहेवियर क्या था, टेस्ट क्या था। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अगर रेस्टोरेंट्स ज़्यादा बेहतर तरीके से हायरिंग करेंगे तो हर फील्ड के स्पेशलिस्ट को हायर करेंगे ताकि किसी किस्म का कंज्यूमर को शिकवा ना रहे। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं डिवीजन ऑफ लेबर के? सबसे पहला डिसएडवांटेज है मोनोटनी इन वर्क। मोनोटनी इन वर्क का मतलब है कि एक ही तरीके का काम करते करते बोरियत का हो जाना। मोनोटोनी का मतलब एक एक काम बार बार कर रहे हैं। तो एक डिसएडवांटेज ये होता है कि इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो पाता। कभी कभी आपको इंतहाई बोरिंग लगता है कि आप रोज़ाना एक ही किस्म का काम कर रहे हो। सेकंड है लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपने पोर्शन ऑफ वर्क के लिए तो रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की है, उसकी अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की है। तो इसका मतलब ये है कि एट दी एंड अगर के कोई प्रोडक्ट में, फाइनल प्रोडक्ट में कोई गलती आ गई या डिफेक्ट्स आ गए तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर कोई ये कहेगा कि मैंने अपने हिसाब से बेहतरीन काम किया है, लेकिन आप पकड़ नहीं सकेंगे कि गलती किसकी तरफ से है। थर्ड, ग्रेटर इंटरडिपेंडेंस। आपस में एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा रिलाय करना। फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट होगा और सेकंड पोर्शन कंप्लीट होगा, फिर थर्ड पोर्शन कंप्लीट होगा, तो फर्स्ट टीम मेंबर थर्ड पे भी रिलाय कर रहा है, सेकंड पे भी रिलाय कर रहा है, फोर्थ पे भी रिलाय कर रहा है, फिफ्थ पे भी रिलाय कर रहा है। कहीं ना कहीं भी गलती आती है तो उसका भी काम खराब होगा, वो इस वजह से कि टीम गोल अचीव नहीं हो पाएगा। 4, लॉस ऑफ जॉब प्राइड्स। क्योंकि आपस में इंटरडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है तो हम पर्सनली खुद कोई काम 1% से 100% तक नहीं कर सकते, तो जॉब प्राइड ख़त्म हो जाता है कि आप अपने पोर्शन में तो किसी किस्म की एक्सपर्टीज आपकी हैं, लेकिन दूसरे पोर्शन में आप फिर लैग कर रहे होते हैं। इसके बाद रेड्यूस्ड मोबिलिटी ऑफ लेबर। लेबर को आप आसानी से एक जगह से हिला के दूसरी जगह नहीं भेज सकते। एक पोर्शन ऑफ वर्क में मैनेजर की बात करेंगे, मैनेजर देख रहा है कि अपने स्टाफ में एक टीम बनाई हुई है 4 लोगों की और वो 4 लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। अब मैनेजर से जब कोई और मैनेजर कहते हैं कि आप अपने स्टाफ में से एक स्टाफ दे दें थोड़े दिन के लिए, हम उससे काम ले लेंगे और आप उसको रिलीज़ करें और मेरे साथ वो काम कर लेगा एक टीम में और एक प्रोजेक्ट में काम कंप्लीट करके आ जाएगा, तो मैनेजर ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेंगे। मैनेजर ये कहेंगे कि हमारे पास ऑलरेडी 4 का स्टाफ मौजूद है, हर कोई अपना पोर्शन ऑफ वर्क परफॉर्म कर रहा है, अगर मैं इसको रिलीज़ करूँगा आपके पास जाएगा, कल को वो आप अवेलेबल करें ना करें, तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। तो अब मैनेजर जो है वो अपने मेम्बर्स को आसानी से रिलीज़ नहीं करते। इसका मतलब मोबिलिटी ऑफ वर्कर इंतहाई कम हो जाती है। मतलब एक वर्कर को दूसरी जगह आप नहीं पहुंचा सकते या किसी और काम में नहीं ले सकते। जब वो एक चीज़ में एक्सपर्ट हो गया तो आप सिर्फ उसी चीज़ में उसको यूटिलाइज करेंगे, दूसरी चीज़ों में यूटिलाइज नहीं करेंगे। 6 नंबर, रिटार्डेड पर्सनैलिटी। इंतहाई बोरिंग काम हो जाता है, रोज़ के रोज़ ही काम परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर जो पर्सनैलिटी है उसका भी जो इंटरेस्ट होता है वो कम से कम होता जाता है और फिर वो भी बहुत ज़्यादा लाइवली नहीं होता, बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं होता। फिर वो एक ही तरीके से काम करता जाएगा और एक तरीके से मशीनी तरीके से काम कर रहा होगा। उसके रोज़ाना जो उसको जॉब परफॉर्म करनी है एज इट इज़ वही जॉब आके परफॉर्म करेगा, उसके बाद वापस चले जाएगा, अगले दिन वही जॉब परफॉर्म करेगा, फिर वापस चले जाएगा। शुरू में 2 साल 3 साल तक हो सकता है उसका इंटरेस्ट बरकरार है, उसके बाद उसको फिर बोरियत शुरू होगी, फिर वो आगे अपना या तो जॉब रोटेशन करेगा या कोशिश करेगा कि उसकी जॉब की फील्ड तब्दील हो जाए किसी हद तक, क्योंकि आप एक ही फील्ड में काम करते रहते जब भी हैं, तो फिर उसके बाद ये होता है कि फिर आप ओवरऑल दूसरी चीज़ों से दूर होते जाते हैं और आपके पास एक ही लाइन पे आपको एक चीज़ पता है कि उसी लाइन से आपने गुजरना है रोज़ाना और आप कुछ और नहीं कर सकते। तो उस सूरत हाल में ये होता है कि फिर आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी बहुत बोरिंग हो जाती है। तो टॉपिक ओवर होता है। 4 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला एलिमेंट हमने देखा डिवीजन ऑफ लेबर का, जो कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योर में भी जिसका तस्करा किया गया था। दोबारा से थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको। स्पेशलाइजेशन कहलाती है चीज़, या एक्सपर्टीज़ कहलाती है, एक्सपर्ट को हायर करना। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब कि एक काम को इस तरीके से अंजाम देना कि वो मुख्तलिफ टुकड़ों में हो जाए और अलग अलग लोग परफॉर्म कर रहे हों, ताकि वक्त भी बचे और बेहतर तरीके से काम हो सके, एफिशिएंसी भी बेहतर हो जाए। इसके हमने अभी पढ़े एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। पेज नंबर 60, डिपार्टमेंटेशन।
डिपार्टमेंटेशन का मतलब कि कौन कौन सी फील्ड्स काम कर रही हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। डिपार्टमेंटेशन करने के अलग अलग तरीक़ाकार हैं, उसमें से सबसे पहले देखते हैं डिपार्टमेंटेशन की डेफिनेशन पेज नंबर 60 पे। अ प्रोसेस अकॉर्डिंग टू विच द वर्कर्स ऑन देयर ग्रुप एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट मैनेजमेंट्स पार्ट एंड डिपार्टमेंट्स। किस तरीके से वर्कर्स को अलग अलग टीम्स में तोड़ा जा सकता है और फील्ड के हिसाब से या पार्ट्स ऑफ बिजनेस के हिसाब से आप तमाम वर्कर्स की टीम्स अलग बना सकते हैं। एक कहलाता है डिपार्टमेंटेशन। मेथड्स क्या हैं डिपार्टमेंट्स बनाने के? नंबर 1 फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन, नंबर 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंटेशन, नंबर 3 लोकेशन एंड नंबर 4 डिपार्टमेंटेशन बाय टाइम। काइंड है फंक्शनल डिपार्टमेंट। फंक्शनल डिपार्टमेंट का मतलब है कि आईटी डिपार्टमेंट आईटी का काम कर रहा होगा और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का काम सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी को मैनेज करना है। एडमिन डिपार्टमेंट का मतलब अपना काम अंजाम देना। फंक्शनल डिपार्टमेंट का मतलब ये कि आप अपने डिपार्टमेंट को बिल्कुल अपने फंक्शंस के हिसाब से परफॉर्म करें और डिपार्टमेंटेशन अलग अलग हुई है, डिपार्टमेंट्स बने हुए। एडमिन के नाम से डिपार्टमेंट अलग है, ह्यूमन रिसोर्स के नाम से डिपार्टमेंट अलग है। सेकेंड है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। कभी ऐसा होता है कि प्रोडक्शन फैसिलिटी को हम अलग नाम दे देते हैं, उसकी कंपनी बिल्कुल अलग बना देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3। इस तरीके से जैसे फ़र्ज़ करते हैं कि शुगर इंडस्ट्री है तो शुगर इंडस्ट्री में एक मीरपुर खास में अलग अपने कंपनी बना दी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 या कह दें उसको, या प्रोडक्शन कंपनी नंबर 1 कह दें। एक मीरपुर खास के आगे बदीन में एक फैक्ट्री लगा दी है जहाँ पे काम कर रहे हैं आप शुगर इंडस्ट्री की। इसका मतलब ये है कि ये जो डिपार्टमेंट्स बने हैं या कंपनीज अलग अलग बनी है वो एज़ पर देयर प्रोडक्शन बनी है या एज़ पर सर्विसेज बनी है। थर्ड है लोकेशन डिपार्टमेंट। फ़र्ज़ करते हैं कि पाकिस्तान में 4 रीजन अगर हैं, साउथ रीजन, नॉर्थ रीजन और पंजाब सिंध, तो पंजाब सिंध खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंसेस के हिसाब से भी जा सकते हैं। तो लोकेशन से क्या होता है कि फिर लोकेशन के हिसाब से हर कोई अपनी स्ट्रेटजी अलग बनाएगा। तो ये आपके बिज़नेस के ऊपर है कि आप किस तरीके से बिज़नेस को लेके चलते हैं और डिपार्टमेंट्स किस तरीके से बनाते हैं। कुछ बिजनेसेस हैं जैसे एजुकेशनल बिजनेसेस हैं, वहाँ पे क्या होता है क्लासेस के हिसाब से या डिग्रीज के हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। कराची यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो कराची यूनिवर्सिटी में जो डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं फंक्शंस के हिसाब से नहीं बनाए गए, बल्कि स्पेशलिटीज़ या डिपार्टमेंट्स के हिसाब से बनाए गए कि इंटरनेशनल रिलेशन का डिपार्टमेंट अलग है, इकोनॉमिक्स का डिपार्टमेंट अलग है, बिजनेस एडमिन का डिपार्टमेंट अलग है, कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट अलग है। तो ये तमाम डिपार्टमेंट्स अलग अलग बनते हैं स्पेशलिटीज़ के लिहाज से। ये कहलाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। थर्ड लोकेशन डिपार्टमेंट। आप लोकेट कर रहे हैं साउथ ईस्ट वेस्ट रीजन बना दिया, कराची के अंदर रीजन्स बना दिए, जैसे कराची में डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से काम करती हैं म्यूनसिपैलिटीज़, KMC जिसको कहते हैं। तो उनके 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं या 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वो 5 डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से लोकेट करते हैं कि कौन से रीजन में किस तरीके से काम होगा। ये डिपार्टमेंटेशन बाय लोकेशन कहलाती है। ओवरऑल बात करेंगे वर्ल्ड लेवल पे तो नेटवर्क अगर है किसी कंपनी का, कोई मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में काम कर रही है, तो कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से रीजन बनते हैं। तो एशिया का कॉन्टिनेंट है तो एशिया का रीजन है, एशिया के रीजन में सेल कितनी है, एशिया के रीजन में कस्टमर्स कितने हैं, यूरोप के रीजन में कस्टमर्स कितने हैं। फिर एशिया को सब डिवाइड करते हैं, एशिया को सब डिवाइड करेंगे तो फिर एक उसका ईस्ट जोन है, एक वेस्ट जोन है, मिडल ईस्ट कहलाता है। ऐसे ही वेस्ट जोन है जो इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह, ये तमाम अलग अलग कंट्रीज हैं। तो ऐसे ही बिल्कुल साउथ एशिया भी एक रीजन है। तो हर रीजन को अलग तरीके से देखना, हर रीजन की सेल अलग तरीके से देखना, हर रीजन के कस्टमर्स कैसे सेटिस्फाई हो रहे हैं, उनकी क्या डिमांड्स हैं, ये इस तरीके से हम लोकेट कर सकते हैं, लोकेशन कर सकते हैं, रीजन्स बना सकते हैं ताकि बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस हो सके। 4th नंबर डिपार्टमेंटेशन बाय टाइम। कोई कोई कंपनी ऐसा करती है कि वो शिफ्ट के हिसाब से काम कर रही होती है। शिफ्ट 1 में काम कर रहे हैं लोग, उनका डिपार्टमेंट अलग, शिफ्ट 2 में काम कर रहे हैं, शिफ्ट 3 में काम कर रहे हैं। तो आमतौर पे मॉर्निंग शिफ्ट होती है, आफ्टरनून शिफ्ट या इवनिंग शिफ्ट होती है, नाइट शिफ्ट होती है। तो ये तमाम शिफ्ट्स आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फैक्ट्री काम कर रही है 24 आवर्स के लिए तो 8 आवर्स की 3 शिफ्ट्स हो सकती हैं या 7 आवर्स की 3 शिफ्ट हो सकती हैं। तो डिपेंड करता है किस तरीके से कंपनी काम कर रही है और ज़्यादा बेहतर डिपार्टमेंटेशन कैसे हो सकती है। फंक्शन वाइज जा सकते हैं या लोकेशन वाइज जा सकते हैं या टाइम के लिहाज से जा सकते हैं या फिर आप प्रोडक्ट के लिहाज से जा सकते हैं। तो इसकी डिटेल्स आप लोग घर पे आराम से गो थ्रू करें। 2 आज हमने एलिमेंट्स पढ़े हैं ऑर्गेनाइजिंग के, एक डिवीजन ऑफ लेबर और एक डिपार्टमेंटेशन। नेक्स्ट क्लास में ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।